अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता हूं उनका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। और साथ में अपना तज़किया भी पेश करूंगा हस्बे रवायत। मार्केट की तरफ अगर आप नजर डालें हैं तो मार्केट इट्स लाइक हाल्टेड। मार्केट कोई आगे पीछे मूव नहीं हो रही। ये अगर आप मुझे इजाजत दें, ये बीटीसी का इंडेक्स चार्ट है। इंडेक्स चार्ट का मतलब ये आपको बिटकॉइन का डेली का चार्ट है। और इंडेक्स चार्ट मैंने ओपन किया है, यानी ये किसी खास एक्सचेंज के ऊपर बीटीसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, बल्कि ओवरऑल जहां जहां भी बीटीसी ट्रेड हो रहा है और उसकी प्राइस इसके साथ लिंक है, ये उसका ट्रेडिंग सारा डाटा शो करवा रहा है। और पिछले चंद दिनों से ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक आप देख रहे हैं बिटकॉइन में कोई एक्टिविटी आपको नजर ही नहीं आ रही। ट्रेडिंग वॉल्यूम आज कोई हमें थोड़ा सा, ये अगर आप वॉल्यूम के ऊपर नजर डालें हैं तो ये यहां पे अब मेरा ख्याल आपको नजर आएगा। ये आपने यहां पे नजर डालनी है जहां पे वॉल्यूम लिखा हुआ है। ये मैं कैंडल के ऊपर आया हूं तो अभी तक तकरीबन 5,960 के, ये 6,000 के करीब बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो चुकी है। कल के दिन 30,000, उससे पीछे जो है वो 39,000 बिटकॉइन की ट्रेडिंग, यानी बायर और सेलर। ये आपको देखने में बहुत ज्यादा अमाउंट लगती है, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर वॉलेटिलिटी से बहुत हाई। ये इस कैंडल पे अगर देखें तो इसी एक कैंडल पे तकरीबन 1,50,000 बिटकॉइन ट्रेड हुआ है, यानी बायर्स और सेलर्स ने एक दूसरे को बिटकॉइन ट्रेड किया। और अभी करंटली देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से कोई एक्टिविटी आपको नजर नहीं आ रही। सेम इसी तरह आपको राउंड अबाउट इथीरियम के ऊपर भी, जो मेन क्रिप्टो करेंसीज है, उनके ऊपर भी आपको कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो मार्केट क्या अपडेट्स हैं? सबसे पहले ये टिम ड्रैपर, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, बल्कि जो लोग वकार ज़का को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा चंद दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने भी उनकी ट्वीट देखी वकार ज़का साहब की। टिम ड्रेपर जो कि बिलियनर है, अरबोपति और डॉलर्स में अरबोपति है, ये इसका इंटरव्यू कर रहे थे। अभी इनके हवाले से दोबारा एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगला साल जो स्टार्ट हो रहा है 2023 में, इनकी नजर के मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $2.5 लाख तक जा सकती है अगर करंट प्राइस को देखा जाए। और इन्होंने कहा है कि 2023 जून 2023 तक जा सकती है। ये इनकी ओपिनियन है मेरे दोस्तों भाइयों। ये आपने ये नहीं समझना कि मतलब इनकी ओपिनियन हतमी होती है, ये इनकी ओपिनियन है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ माहिरीन का मानना यह है कि एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद अमेरिका में हेयरिंग हो रही है एफटीएक्स के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका में बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज, जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दे। सिक्योरिटी डिक्लेयर करने का मतलब यह है दूसरे लफ्जों में कि जैसे कोई भी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, वो अपने शेयर्स बेचती है, उससे पहले वो एक्सचेंज कमीशन को अपनी सिक्योरिटी जमा करवाती है कि हम जो शेयर बेच रहे हैं उसकी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको एक तरह की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है कि भाई हम फ्रॉड नहीं करेंगे, या एक तरह की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। तो अगर क्रिप्टो करेंसीज भी यही हो जाएंगी, और सबसे ज्यादा हिट कौन होगा अगर ये ऐसा होता है, ये जो एफटीएक्स का जो वहां पे सीन चल रहा है, तो सबसे ज्यादा हिट होगा एक्सआरपी। और अगर एक्सआरपी होता है तो मुझे कहने दीजिएगा, मुझे तो इथीरियम का भी डर लग रहा है। मुमकिन है कि इथीरियम को भी अमेरिका सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दे। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मतलब सारी दुनिया के मुमालिक इथीरियम को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के आने आ सकती है, वहां पे अगर इन क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा हिट होगा क्रिप्टो मार्केट में। अब इस सूरत हाल में टिम ड्रेपर की ये जो ओपिनियन है कि जून 2023 में बिटकॉइन की प्राइस 2.5 लाख, जो कि 14,000 गुना करंट प्राइस से 14,000 गुना की प्राइस होती है, बनती है अगर 2.5 लाख बीटीसी की प्राइस चले जाती है। मेरा ख्याल है इसके पीछे थॉट यही है कि जब सारी क्रिप्टो करेंसीज को अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज है जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप है, जब उनको सिक्योरिटी डिक्लेयर कर देगा तो इन्वेस्टर पैनिक होकर पैसा सारा डालेगा बीटीसी में। अगर बीटीसी में पैसा डालेगा तो ऑब्वियसली इस पैनिक की सूरत हाल में बीटीसी की प्राइस डिमांड बढ़ने की वजह से पंप हो सकती है। सिवाय इसके मुझे तो और कोई समझ नहीं आ रही है। बहरहाल ये इनकी ओपिनियन थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। लास्ट में
कल की वीडियो में मेरा ख्याल है मैंने आपको माइनर्स की जो सिचुएशन है इस बेयर सिचुएशन के अंदर उनके बारे में बताया। ये मैं एक चार्ट शेयर करना चाहता हूं। इस चार्ट में बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट और बिटकॉइन की इलेक्ट्रिक कॉस्ट उसका एक चार्ट में जायजा बताया गया। ऊपर ये प्राइस आपको नजर आ रही है, ये अगर आप ये देखें, ये सारी प्राइस है और नीचे ये बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट और इलेक्ट्रिक कॉस्ट को एक ग्राफ के साथ शो किया गया है। कहने वाले एनालिस्ट ने यह कहा कि कभी भी हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि बिटकॉइन की प्राइस जो है, मतलब मैं कल जो मैंने आपके साथ माइनिंग के हवाले से अपडेट की, मुझे भी ये खदशा था कि यार अगर बिटकॉइन की माइनिंग कास्ट तो बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कास्ट बढ़ रही है, कास्ट बढ़ने के साथ साथ बिटकॉइन की प्राइस डाउन होने की वजह से जो माइनिंग जो फैसिलिटीज हैं, जो बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले माइनर्स हैं, जब उनका रेवेन्यू नहीं होगा तो वो बिटकॉइन को सपोर्ट कैसे करेंगे। अगर वो सपोर्ट छोड़ देते हैं और हैश रेट और बिटकॉइन का ड्रॉप हो जाता है, जैसे पिछले साल मई जून जुलाई में चाइना ने माइनिंग पे बैन लगाया तो माइनर्स वहां से निकले सारी दुनिया में, तो उस पीरियड के दौरान हैश रेट डाउन होने की वजह से एक पैनिक हुआ और सारी मार्केट क्रैश की। तो मुझे ये ख्याल था कि यार अगर ये ऐसा ही सिचुएशन, मार्केट अगर इसी तरह मजीद 6 माह 1 साल ऐसे रहता है तो कैसे मार्केट सरवाइव करेगी। तो ये एक मेरे जहन में कंसर्न था। इस चार्ट को देखने के बाद मुझे थोड़ी सी होप मिली है। क्यों, ये देखें, मुझे ऐसे लग रहा था कि यार कितनी देर बिटकॉइन जो है अपनी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट से नीचे ट्रेड हो सकता है, इसका मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने ये चार्ट देखा, इसमें आप ये देखें 2016 यानी जुलाई 2016 से लेके फरवरी 2017, ये इस सारे महीनों के दौरान बिटकॉइन की प्राइस कॉस्ट से नीचे ट्रेड होती रही है। तो ये एक तरह होप इस वजह से कि भाई अगर पीछे हिस्ट्री में बिटकॉइन अपनी कॉस्ट से नीचे ट्रेड होता रहा तो उस वक्त भी बिटकॉइन अगर दोबारा रिकवरी कई फिर उसके बाद भी मार्केट ऊपर गई, तो अभी भी अगर खुदा ना खास्ता मजीद अगर सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट इसी तरह चलती है, बिटकॉइन भी इसी तरह बेयर मार्केट रहती है कुछ साल 2 साल, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं दुआ करता हूं आप सब इन्वेस्टर की तरह, मैं भी इन्वेस्टर हूं, तो अगर ऐसा होता है तो क्या बिटकॉइन के नेटवर्क को कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो ये मेरा जो एक कंसर्न था, इसको देखने के बाद थोड़ा क्लियर हुआ कि भाई इन केस के अगर मार्केट कॉस्ट प्राइस से भी नीचे ट्रेड होती रहती है बिटकॉइन की प्राइस, तो हमें परेशान होने की, हिस्ट्री हमें यह बताती है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बिटकॉइन के हवाले से ही मैं एक और अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बल्कि 2-3 है इस हवाले से। ब्लॉक स्ट्रीम एक माइनिंग आप समझ लें फर्म है जो कि जैक डॉर्सी ट्विटर के साबका जो फाउंडर थे, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपनी अलग से एक उनका मोटिव, उन्होंने ट्विटर को छोड़ा, उन्होंने कहा जी मैंने फुल टाइम बिटकॉइन के ऊपर काम करना है, और उनका थॉट ये था कि मैंने बिटकॉइन की जो माइनिंग है इसको डिसेंट्रलाइज करना है। किस तरह करना है, उन्होंने कहा मैं ऐसे इक्विपमेंट बनाऊंगा, ऐसे प्रोसेसर्स बनाऊंगा कि हर बंदा अपने आम से कंप्यूटर के ऊपर भी बिटकॉइन की माइनिंग कर सकेगा। और जब ये बिटकॉइन की माइनिंग ये बड़ी बड़ी फर्म्स और कारपोरेशन से निकल के आम इंडिविजुअल्स के हाथ में जाएगी, बिटकॉइन उतना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगा, और जब वो जितना ज्यादा इतना डिसेंट्रलाइज होगा उतना ही उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा। तो बिटकॉइन में की गई इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज, बल्कि किसी भी क्रिप्टो, जितना ज्यादा कोई क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज होता है उतना ही ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहती है आपकी। तो ब्लॉक स्ट्रीम ने अभी जो करंट मार्केट की सूरत हाल है उसमें जब आप अपनी फंडिंग, ये जो जितनी कंपनीज करती हैं ये फंडिंग करते हैं, फंडिंग के दौरान जब वो फंड रेजिंग करती हैं तो उस दौरान वो वैल्यूएशन भी करती हैं अपनी कंपनी की। पिछले साल इन्होंने जो फंडिंग की उसमें ब्लॉक स्ट्रीम जो माइनिंग फैसिलिटी है उसकी जो वैल्यूएशन थी उसकी तकरीबन 3.2 बिलियन की ब्लॉक स्ट्रीम की वैल्यूएशन लगाई गई। मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जायजा लेते हैं कि ये जो कंपनी, ये जो प्रोजेक्ट फंड रेजिंग कर रहा है इसकी खुद की वैल्यू क्या है। तो जब वो फंडिंग रेट कर रहे थे वो 3.2 बिलियन थी। तो अभी दोबारा जब ये फंडिंग कर रहे हैं सीरीज बी की इस दौरान, और इन्होंने रेज करना है 210 मिलियन डॉलर जो है वो रेज करने हैं, सॉरी ये पिछले साल इन्होंने किया था। अभी जो करंट इन्होंने करनी है, अभी इनकी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 3.2 बिलियन से कम होके 1 बिलियन हो गई है। बहरहाल अगर ये फंडिंग होती है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि जैक डॉर्सी इनके साथ अटैच है, फिर इनका इरादा यह है ब्लॉक स्ट्रीम का फंडिंग करके ये बिटकॉइन को सोलर एनर्जी पे ले जाएंगे। ये ऐसा
मतलब सोलर सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं, जिसमें मेरा ख्याल है 12 मेगावाट का एक सोलर सिस्टम लगाएंगे, जिसमें टेस्ला इनको बैटरियां प्रोवाइड करेगा, लिथियम की बैटरीज होंगी, टेस्ला की बैटरी होंगी, ब्लॉक स्ट्रीम की टेक्नोलॉजी होगी, और वर्कफोर्स मेरा ख्याल है ये ब्लॉक स्ट्रीम की होगी, और ये मिल के बिटकॉइन के नेटवर्क को जो है सपोर्ट करेंगे। जैक डॉर्सी जो है सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, ये एक मैं न्यूज का शेयर कर रहा था, कीनिया की एक माइनिंग कंपनी है ग्रिडलेस, उनको जो जैक डॉर्सी है उनकी जो कंपनी है ब्लॉक, उन्होंने फंडिंग की है, मेरे ख्याल को 5 मिलियन के करीब उन्होंने की है, ताकि कीनिया के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से जो बिजली बनाते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज से बिजली बना के आप अगर माइनिंग करते हैं तो ये एक तरह की, इसको आप कह सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट के हवाले से जो बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर प्रेशर है वो थोड़ा सा ईज ऑफ हो सकता है। कि भाई पानी जो है, आप शार से पानी गिर रहा है, अगर हम वहां से कोई अपना सेटअप लगा के बिजली जनरेट करें, उससे माइनिंग करें, तो फिर तो कोई एतराज नहीं है। ग्रिड्स जो हमारा नेशनल ग्रिड है या किसी भी कंट्री का जो नेशनल ग्रिड है, अगर उस पर प्रेशर ना डालें, अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे वाटर है, जैसे विंड है, जैसे सोलर है, यहां पे अगर इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके उस नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके बिजली पैदा करे, उससे माइनिंग करे, तो फिर मेरा ख्याल है एतराज नहीं होना चाहिए किसी को भी। पैरागॉन के हवाले से एक बुरी न्यूज है जी। पैराग्वाय सॉरी एक कंट्री है, उन्होंने बिल पास किया है, वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वीटो पावर, बिल था कि जो वहां की एक तो क्रिप्टो रेगुलेशंस, क्रिप्टो करेंसीज को वो रेगुलेट करना चाहते थे, माइनिंग, चूंकि पैराग्वाय में भी बिजली बहुत सस्ती है, तो वहां पे जो बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज थी वहां का रुख कर रही थी। अभी उन्होंने बिल पास किया जिसको वहां के प्रेसिडेंट ने वीटो कर दिया कि भाई आप इसको दोबारा जरा कंसीडर करें। अब रिपोर्ट यह है कि अब ये जो नया बिल पेश करेंगे लॉ मेकर्स, उसमें जो माइनिंग कंपनीज होंगी उनको वो अलग से बिजली के रेट वगैरह चार्ज करेंगे, ताकि अगर इस तरह करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो माइनिंग का इंडस्ट्री है पैराग्वाय की, वो काफी ज्यादा डिस्करेज होगी। मुझे किसी ने कहा जी कि ऑक्सी के AXS टोकन क्यों पंप कर रहा है, और SLP के बारे में। हाँ, गेमिंग जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं इनका मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, और खसूसन जब मार्केट बुलिश थी तो उस वक्त अच्छी खासी अर्निंग होती रही थी, लेकिन चूंकि मैं री इन्वेस्ट करता गया, मैंने पैसे निकाले नहीं, तो इस वजह से मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। इस बेयर मार्केट के अंदर जितने गेमिंग प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे खुल के सामने आए कि वहां इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए खसूसन वो हाईली रिस्की है। अभी इनकी प्राइसेस इस वजह से, क्योंकि एक इन्होंने नया, हर कुछ दिन बाद जनाब ये नया से नया कोई मॉडल पेश करते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने मॉडल पेश किया है ऑक्सी कोर, पिछले दिनों ऑक्सी ओरिजिन की हाइप थी, ऑक्सी ओरिजिन की वजह से प्राइसेस थोड़ी पंप की, जब पंप की तो जिन लोगों ने नीचे से होल्ड किए थे उन्होंने सेल किए, फिर मार्केट अब नीचे आ गई। अभी ये ऑक्सी कोर स्टार्ट कर रहे हैं जी, उसमें कुछ फीचर्स हैं जो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, कि आपकी जो ऑक्सी इन्फिनिटी के जो NFTs हैं, ऑक्सीज जो हैं, उन पे आप एक्सेसरीज वगैरह, उनके ड्रेस वगैरह इस तरह आप खरीदेंगे, उससे इनके टोकन जो है वो बर्न होंगे। तो इस तरह अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बैलेंस करने के हवाले से थोड़ी सी अपडेट थी, जिस वजह से ऑक्सीज के आपके टोकन की प्राइसेस जो है वो पंप होती नजर आई, और अभी आप करंट अगर देखें तो फिर दोबारा वो प्राइसेस वापस जा रही हैं, करेक्शन कर रही हैं। अच्छा जी, टेथर ने फाइनली, ये एक मैं आपके साथ जस्टिन सन की ट्वीट शेयर करता हूं, इन्होंने कहा जी कि चाइना नेवर बैंड क्रिप्टो, चाइना लव्स क्रिप्टो। अच्छा, अब इसके पीछे न्यूज क्या थी कि टेथर जो USDT की जो कंपनी है जिनका USDT टोकन है, उन्होंने चाइनीज युआन को के भी बाकायदा अपने टोकन लॉन्च किए हैं ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे आप ट्रॉन के ऊपर USDT TRC20 सेंड करते हैं ना, इसी तरह आप चाइनीज युआन जो है जिसका उन्होंने रखा है CNHT, इसको आप बाकायदा कर सकते हैं। अब मैं ये क्यों, मेरी नजर में भी ये एक बड़ी एक बुलिश न्यूज है, उसकी वजह यह है क्योंकि इस वक्त जितने स्टेबल कॉइन है वो आपको डॉलर डोमिनेशन में नजर आते हैं। तो चाइना के जो चाइनीज युआन है वो भी एक ग्लोबल करेंसी बनने की कोशिश कर रही है, या उसकी तरफ एक तरह का एक दूसरी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है चाइना की, और अगर उसकी करेंसी को भी फैसिलिटेट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में, आई डोंट नो एग्जैक्टली कब, लेकिन आने वाले वक्तों में हमें क्रिप्टो करेंसीज के पेयर जो हैं वो USDT की बजाय वो हमें चाइनीज युआन में भी नजर आ सकते हैं, खसूसन वो जिन लोगों के पास चाइनीज करेंसी है,
और वो चाइनीज उनके बैंकों में पैसे पड़े हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बजाय इसके कि वो पहले डॉलर का यूएसडीटी स्टेबल कोइन लेके वो इन्वेस्टमेंट करें, वो अपनी ही जो चाइना की करेंसी है, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी आप कह सकते हैं, करेंसी उसको कह सकते हैं, या इमर्जिंग करेंसी आप कह सकते हैं। तो मेरी नजर में तो ये एक बुलिश न्यूज है जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। अच्छा जी, ये ओल्ड स्कूल क्लासिक विन ऐप, आई डोंट नो आप मेरी तरह जो आप में से, मेरे कम्युनिटी मेंबर्स में से जो 40 इयर्स प्लस होंगे उनको तो इसका एक्सपीरियंस होगा। अपने अर्ली टाइमिंग में जब हमने कंप्यूटर में एंट्री डाली थी तो उस वक्त हमारे कंप्यूटर में एक ऑडियो प्लेयर हुआ करता था जिस पे ऑलमोस्ट हर किस्म की ऑडियो फाइल प्ले हो जाती थी, विन ऐप। उनकी तरफ से न्यूज आई है कि उन्होंने भी बाकायदा अपना जो नया डेस्कटॉप वर्जन वो लॉन्च करेंगे, उसमें ऑडियोज के एनएफटीज, यानी ऐसी ऑडियो सॉन्ग्स या म्यूजिक्स जो अपना एनएफटी ब्लॉकचेन के ऊपर बनाएंगे, उसको बाकायदा वो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो ये भी ऑब्वियसली ग्लोबल अडॉप्शन थी, और मेरा तो इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। विनएप हम अपने अर्ली टाइमिंग में, कंप्यूटर के अर्ली टाइमिंग में हम यूज करते रहे हैं। अच्छा जी, किसी ने मेरे से सवाल किया कि हार्डवेयर वॉलेट कंपनी जिसका हम हार्डवेयर वॉलेट बनाते हैं, क्या उनके पास हमारा सीड फ्रेज जो है वो चोरी हो सकता है? पहली बात तो यह है कि जब आप हार्डवेयर वॉलेट मंगवाते हैं तो आप जब वॉलेट क्रिएट करते हैं तो वो हार्डवेयर वॉलेट जो है उसका कहीं कोई बैकअप वगैरह नहीं होता। वो आपकी डिवाइस के अंदर, आपको जब भी हार्डवेयर वॉलेट आप मंगवाएं, सबसे पहले तो नया वॉलेट क्रिएट करें। नया वॉलेट एक बार क्रिएट कर लिया, उसको फिर एक बार रीसेट करें। जब एक बार रीसेट करके फिर नया आप क्रिएट करेंगे तो उसका किसी के पास रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक कंसर्न है, कोशिश करें कि हार्डवेयर वॉलेट सिर्फ कंपनी से बराह रास्त खरीदें। आप रीसेलर से खरीदेंगे तो पिछले साल की यह शायद खबर है कि किसी हैकर ने क्या किया, लेजर से हार्डवेयर वॉलेट खरीदे और हार्डवेयर वॉलेट खरीद के उसने ईबे पे सेल करना शुरू कर दिए। सेलिंग के दौरान उसने हार्डवेयर के अंदर ऐसी चेंजिंग की कि वो हार्डवेयर के जो सीड फ्रेजेस थे उसका बैकअप उस हैकर के पास था। तो जो बंदा उस हार्डवेयर वॉलेट पे, उसने वो डायरेक्ट बजाय इसके कि वो रीसेट करके नया वॉलेट क्रिएट करता, उसने जिस बंदे ने उसी वॉलेट पे फंड ट्रांसफर करना शुरू किया, उस सबके फंड चोरी हो गए। तो अगर आपने हार्डवेयर वॉलेट यूज करना है तो इसका तरीकाकार यह है कि आप 2-3 बार वॉलेट को रीसेट करके नया वॉलेट क्रिएट करें। अगर आप वॉलेट रीसेट करेंगे तो कोई इशू नहीं है। और बाय भी आप बराह रास्त कंपनी से करें। अगर लेजर से करना है तो वहां से, या दीगर को कंपनी से करना है तो बराह रास्त कंपनी से आप खरीदें। अच्छा जी, हमजा भट्ट साहब ने कहा कि मेरा वीडियो में जिक्र कर दीजिएगा। भट्ट साहब, थैंक यू सो वेरी मच मेरे साथ अटैच रहने के लिए। आगे ये मैं 2 आपके साथ न्यूज शेयर करूंगा। ईरान ने पिछले दिनों न्यूज थी कि ईरान की जो मोरालिटी पुलिस है, उन्होंने वो पुलिस फोर्स खत्म कर दी है जो कि मोरालिटी चेक करती थी कि भाई किसी ने हिजाब लिया है या नहीं, या और कोई मोरालिटी के जो इश्यूज हैं, उनका मकसद ये था कि वो सोसाइटी में उसका चेक रखें। अभी न्यूज आ रही है कि ईरान ने ऐसी खवातीन जो कि हिजाब नहीं पहनेगी, उनके अकाउंट फ्रीज करने की जो है वो अनाउंसमेंट की है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और न्यूज है, नाइजेरिया आपको शायद पिछले साल की खबर है कि नाइजेरिया ने भी अपना सीबीडीसी लॉन्च कर दिया था ई नारा के नाम पे। उन्होंने अब वहां के जो मतलब लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, उनको ये पैसे मेरे हैं, और वहां की सेंट्रल जो बैंक है वो कह रहा है कि आप, मैं पैसे जो है एक दिन में मैक्सिमम इतने, यानी एक दिन में मैं मैक्सिमम कितने पैसे निकाल सकता हूं, $45 के करीब, सिर्फ $45 पर डे। और मैं वीकली कितने निकाल, एक हफ्ते में $225 मैं एटीएम से निकाल सकता हूं। अब ये मैं 2 न्यूज, इसको 2 मुख्तलिफ एंगल से देख लें। एक तो इसको क्रिप्टो के एंगल से देखें। मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आपके पास कोई ऐसी करेंसी होगी जिसको कोई बंदा भी सेंसर कर सकता है, जिसको कोई बंदा भी रोक सकता है, जिसको कोई बंदा भी आपसे चोरी कर सकता है, तो आपको अपना सरमाया वहां पे रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वहां पे रखेंगे तो जैसे सेंट्रल बैंक जो है उस एटीएम की लिमिट लगा सकता है, इसी तरह। और मैं एक और आपको बात बताऊं, आपके पास अगर कुछ आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंकों में जेवरात रखे हुए हैं, ऐसा काम ना करें। खुदा ना खास्ता अगर हमारा मुल्क डिफॉल्ट होता है तो आपका बैंकों में जो कुछ पड़ा है सब कुछ गया, क्योंकि बैंक रन की सूरत में पैनिक होता है। क्योंकि ये बैंक जो है, इनका सिस्टम चलता कैसे है, ये सारा क्रेडिट बेस्ड होता है। आप मतलब इनके पास होता कुछ नहीं, हवाई पैसों में एक दूसरे के साथ, मोस्टली मैं मोस्टली आपको बता रहा हूं,
हवाई पैसे से ये सारा कुछ चल रहा था सिस्टम, और एकदम जब बैंक रन हो जाए, पैसा लेना कि एकदम लोगों ने शुरू कर दिए, तो इनके पास तो पैसे ही नहीं होने, एक पैनिक होना है, तो उस पैनिक में आपका जो कुछ है लॉकर्स में पड़ा हुआ सब कुछ गया। तो कोशिश करें अपनी, पहले नंबर पे तो चीजें रखें ही वो वाली जिनको आप डिजिटली सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल होगा तो उसको संभालना भी एक टेंशन है। तो फिजिकल की बजाय डिजिटल एसेट्स की तरफ जाएं। और दूसरा, अगर आपके पास फिजिकल है भी तो उनकी कस्टडी खुद करें। पुराने जमाने में लोग अपने घरों में जमीन के नीचे दबना देते थे, आप इस तरह की कोई और बेशुमार स्ट्रेटजीज है। इट ऑल डिपेंड कि आप खुद किस तरह अपने सरमाए की, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, मैं मोरालिटी के ऊपर भी बात करना चाहता था, लेकिन मेरा हाल वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी बन गई है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।